Hello everyone, welcome to the another lecture. So in today's lecture, we are going to discuss about the management of angina pectoris. In the previous class, we have discussed about the definitions, then types, then risk factors and pathophysiology of angina pectoris. So today we are going to discuss about the management of angina pectoris, how we are going to manage the angina pectoris patient. Before starting the management, first we should set some clear goals in the angina patient. So our first goal will be to readily reduce the sign and symptoms, to elevate the sign and symptoms. हमको sign and symptoms को कम करना है. Second should be we need to modify the risk factors. ये chronic term के लिए है ताकि पेशेंट जब फॉलो अप में आए तो उसके रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से जो इसके साथ होने वाली मॉर्बिडिटी है, हॉस्पिटल एडमिशन और मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाए. ये हमारे कुछ गोल्स रहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस पेशेंट में. तो इस गोल को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो मॉडलिटीज है ट्रीटमेंट करने के. पहला तो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर आएगा हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है उसमें हम पहले पेशेंट को स्टेबल होने देंगे. अगर पेशेंट स्टेबल होगा तो हम उसको घर जाके उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम वो चीजें पेशेंट को बताएंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे कि आपको ये सारी चीजें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में वो सारी चीजें चेंज करनी है. और अभी के लिए हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट्स क्या है कि जो करंटली पर्सन आया है उसको हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करा सकते हैं. इस कंडीशन में क्या रहता है, जो ये हर्ट है, हमने बोला है कि यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही, जनरली थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से. तो हम क्या करेंगे, ये जो एवर्टा है, इस एवर्टा से हम एक बाईपास, हम एडिशनल एक आर्टरी लेके उसको जहाँ प्लग है, ये जहाँ पे एथेरोमा है उसके आगे लेके जोड़ देंगे, ताकि ये जो ब्लड यहाँ से सीधे हमारे हर्ट में आता रहे. इस ब्लॉकेट को हम बाईपास कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम एडिशनल उसको सप्लाई बना देंगे. ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं बाईपास, इसको हम बाईपास. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. ये जो सर्जरी है इसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. दूसरा एक और मॉडलिटी का सर्जरी हमारे पास, यहाँ पे जैसे अगर ये ब्लड वेसल्स है तो ये ब्लड वेसल्स में यहाँ पे एथेरोमा बना हुआ है. अब ये छोटा लुमेन बचा है जहां से ब्लड धीरे धीरे जा रहा है, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, एक कैथेटर डालेंगे, लार्ज वेन से कैथेटर डालेंगे, और वो जैसे कैथेटर यहाँ पे आएगा तो इसमें हमारे एक टिप में बलून जैसा स्ट्रक्चर रहता है, वहां से हम उसको जैसे प्रेशर देंगे, जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है ये इस एथेरोमा को साइड में पुश कर देगा और इस एथेरोमा को यहाँ पे छोटा करके यहीं पे छोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लुमेन है, अब ये जो नया लुमेन है ये वाइड है, क्योंकि ये जो एथेरोमा है इसको हमने कंप्रेस कर दिया है, तो यहाँ से आराम से ब्लड आगे जा सकता है. और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसके यहाँ पे कुछ ऐसे मेटेलिक स्टेंट रख देते हैं, आपने सुना होगा स्टेंट बोल के, ऐसे स्टेंट रख देते हैं ताकि ये यहाँ पे फिर से फैट रिपीट ना आ सके. और इसमें हम कुछ मेडिकेशंस भी डालते हैं जिसको हम मेडिकेटेड स्टेंट बोलते हैं, ऐसे डाल सकते हैं जो फर्दर इस एथेरोमा को बढ़ने नहीं देते हैं. तो ये दोनों मॉडलिटी हमारे पास सर्जरी की, पहला बाईपास ग्राफ्ट करना और दूसरा परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको. आप लोगों ने कॉमनली एंजियोप्लास्टी बोल के सुना हुआ होगा या फिर बाईपास ग्राफ्ट बोल के सुना हुआ होगा. तो ये आ गया कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट्स. फिर एक बार आदमी यहाँ से स्टेबल हो जाएगा, ठीक होके घर चले जाएगा, तो फिर हमारे पास कुछ मेजर्स हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में काम आएंगी. और ये क्या क्या है, ये हमने हाइपरटेंशन में सारे कुछ डिटेल्स में पढ़ लिए हैं, डाइट से लेके, डिसिप्लिन से लेके, उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हमको इस मेजर्स में आएंगी. जो हमने हाइपरटेंशन में किया था वो सारी चीजें हम इन पेशेंट्स को भी बोलेंगे. ये जो हमको यहाँ पे समझना क्या है कि जो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, इनमें हमारे जो नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स है ये ऑलमोस्ट सेम है. फिर हम देखेंगे फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस में हम कौन सी दवाइयां यूज कर सकते हैं. इसमें जो सबसे कॉमन है, जो सबसे इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है नाइट्रेट्स. आप लोगों ने सुना भी होगा नाइट्रेट्स. इसका डेफिनेशन में भी कभी कभी हम बोलते हैं कि पेन इज रिड्यूस्ड बाय यूज ऑफ नाइट्रेट्स. तो ये जो नाइट्रेट्स है ये बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, इनको एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस भी बोला जाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन कितना दे सकते हैं हम, 1 से 2 mg IV में दे सकते हैं.
5 mcg पर मिनट के स्पीड में, तो हम इसको एक इन्फ्यूजन में दे देंगे, या फिर हम इसको कभी कभी सबलिंगुअल मतलब अपने जीभ के नीचे रख के भी इसको दे सकते हैं एट अ डोज ऑफ 0.3 mg। ऐसे ओरल डोज में भी आता है 2.2 से 9 mg के डोज में भी हम इसको दे सकते हैं। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है जनरली जिसको एंजाइना पेक्टोरिस है उसको डॉक्टर दे के रखते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको आप जेब में रखा करो, जब कभी भी आपको लगे कि मेरे को इंटेंस चेस्ट पेन हो रहा है तो एक टैबलेट लेके सबलिंगुअली उसको अपने जीभ के नीचे रख दो, तो चीजें वर्स होने से प्रिवेंट हो जाती है और फिर जब आपको टाइम मिलेगा तो आप हॉस्पिटल में आके चेकअप करा सकते हो। ऐसे हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड इसी नाइट्रेट फैमिली का, वो है आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, जिसको हम ओरल डोज 10 to 40 mg में दे सकते हैं। ऐसे 2.5 से 10 mg सबलिंगुअल डोज में दे सकते हैं और 2 से 10 mcg इंट्रावेनस डोज में दे सकते हो। तो हमको यहाँ पे समझना क्या है कि जो ये हम इंट्रावेनस दे रहे हैं क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, तो यहाँ पे हम इसको लो डोज में दे रहे हैं, बाकी में कंपेरेटिवली हाई डोज है। इसके कुछ यूजुअल एडवर्स ड्रग रिएक्शन से हेडेक हो जाता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को एकदम डायलेट करके पूलिंग कर देता है, डिजीनेस होता है, फ्लशिंग होता है, उसके बाद पोस्टूरल हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू दी पूलिंग ऑफ ब्लड इनटू दी पेरिफेरल ब्लड सिस्टम। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे सिलेक्टिव ड्रग है वो है बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे हमको समझना है, जैसे कि हमने पहले सीसीएफ में देखा था कि एस इनहिबिटर्स और या फिर डायरेटिक्स को कॉशन के साथ यूज करना है क्योंकि वहां पे पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, जबकि प्योर कार्डियक केसेस है तो वहां पे बीटा ब्लॉकर्स भी हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग में बन के आ जाता है। यहाँ पे नाइट्रेट्स के साथ बीटा ब्लॉकर हमारे सेकेंड लाइन थेरेपी में आते हैं या फिर हम नाइट्रेट्स के साथ इनको ऐड करके देते हैं। एग्जाम्पल प्रोपेनोलॉल 20 to 80 mg पर डे के हिसाब से, या फिर मेटोप्रोलॉल 50 to 200 mg पर डे, या फिर एटेनोलॉल, दिस इज एटेनोलॉल जो 50 to 200 mg पर डे के डोज में हम दे सकते हैं। ये डोज हम कितनी सीवियरिटी है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका रेनल फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए ये हमने रेंज पे मेंशन कर दिया। बीटा ब्लॉकर्स के भी कुछ साइड इफेक्ट है जैसे हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म। फिर से हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर किसी को रेस्पिरेटरी दिक्कतें हैं जैसे आस्थमा है या सीओपीडी है तो ऐसे पेशेंट पे हमको इसको कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। अगर उसको पल्मोनरी रिलेटेड कोई भी दिक्कतें नहीं है तो वहां पे बीटा ब्लॉकर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। फिर ऐसे हमारे सेकेंड लाइन थेरेपी में या फिर बोले मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग में आती है ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि हमने बोला था कि ये हार्ट को स्लो करके कार्डियक आउटपुट को भी कम करती है और ब्लड वेसल्स में जाके उनको डायलेट भी करती है, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस को भी कम करती है, कार्डियक आउटपुट को भी कम करता है, ओवरऑल बीपी को कम करता है, जो हार्ट का लोड है उस लोड को कम करता है। जैसे हार्ट का लोड कम होगा, बीपी कम होगा तो हार्ट का लोड कम होगा, हार्ट का लोड कम होगा तो हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे सीसीबी को यूज करते हैं। इसका कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है, ड्रग के एग्जांपल है अम्लोडिपिन 5 to 10 mg पर डे हम दे सकते हैं, या फिर निफेडिपिन 10 to 60 mg पर डे हम दे सकते हैं। निफेडिपिन का बहुत रैपिड एक्शन है, इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में निफेडिपिन को दे सकते हैं। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो निफेडिपिन का भी सबलिंगुअल प्रिपरेशन आता है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे ये कॉन्स्टिपेशन करा सकता है अगर हम इसको लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, फ्लशिंग हो सकती है और ये पेरिफेरल एडिमा करा सकता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा पूलिंग होने की वजह से फ्लूइड लीक होके पेरिफेरल एडिमा जैसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो जहां पे एडिमा वाला सीन है वहां पे हमको सीसीबी को कॉशियसली यूज करना पड़ेगा। फिर ऐसे हमारे पास चौथी कैटेगरी की ड्रग आती है एंटी प्लेटलेट एजेंट, क्योंकि हमने ये जो भी हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बन रहे हैं, ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बनते हैं, इन प्लग के सामने जो हमारा प्लेटलेट है वो आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होके यहाँ पे प्लग बनाना चालू करता है और उसमें इंजुरी होके, क्लॉटिंग होके मायोकार्डियल इंफाक्शन में प्रोग्रेस होने के भी चांसेस है, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम यहाँ पे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स यूज करेंगे। उसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है एस्पिरिन, इसको हम लो डोज में देंगे 75 mg। हमको यहाँ पे हमेशा याद रखना है एस्पिरिन जो 325 mg का जो यूजुअल डोज है वो NSAID के तौर पे यूज किया जाता है, मतलब ये पेन को कम करने के लिए यूज किया जाता है या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि इसका लो डोज जो 75 mg पर डे है, इसको हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, एंटीप्लेटलेट तौर के उसके तौर तरीके से। मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट है जैसे GI अल्सर्स, GI ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक पेन होना, हेमरेज हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज है या फिर ऐसे सिमिलर दिक्कतें हैं तो वहां पे हम एस्पिरिन को कॉशियसली यूज करेंगे। ऐसे हमारे पास दूसरा क्लास का ड्रग आता है क्लोपिडोग्रेल।
ये क्लोपिडोग्रेल क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जाता है और ये P2Y12 ADP रिसेप्टर, एक रिसेप्टर रहता है P2Y12 ADP रिसेप्टर बोल के, इसको ये इनहिबिट कर देता है। जैसे ये इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, जो ये प्लेटलेट में होता है ये रिसेप्टर, ये प्लेटलेट इसमें जाके इनहिबिट कर देगा, तो जो एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच होते हैं ये अटैच नहीं हो पाते। जैसे ये अटैच होते थे ये अटैच नहीं हो पाते। तो आफ्टर ऑल ये जो अपने प्लेटलेट है एक जगह पे आके एक क्लॉट नहीं फॉर्मेशन कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोपिडोग्रेल यूज करते हैं। इसका जो यूजुअल डोज इज 75 to 600 mg पर डे, एंड दिस क्लोपिडोग्रेल में ऑल्सो लीड टू दी ब्लीडिंग, रैसेज एंड न्यूट्रोपेनिया। जो अपना न्यूट्रोफिल काउंट रहता है हमारे ब्लड में उसको कम कर सकता है। ये इसके कुछ यूजुअल साइड इफेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम इसको एक बार फिर से यूज करेंगे। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को तुरंत से डायलेट कर देते हैं और बीपी को एकदम कम कर देते हैं। कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड तो कम होती ही है, मीन दैट जो अपना ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी को भी यहाँ पे डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में जा पाता है और आदमी को रिलीफ मिलता है। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर जो हार्ट का लोड है उस लोड को कंप्लीटली कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट को O2 रिक्वायर्ड है या ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कम लगती है और आराम से रिलीफ मिल जाता है। सीसीबी O2 की कंजम्पशन को भी, डिमांड को भी कम कर देता है, प्लस जो अपना फ्लूइड है टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस को भी कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट को रिलैक्स मिलता है, बीपी कम होती है, हार्ट को रिलैक्स मिलता है और जिसकी वजह से आउटकम अच्छे आते हैं। एंटीप्लेटलेट एजेंट जनरली हम प्रोफाइलेक्सिस तौर में दे रहे हैं ताकि आदमी के प्लेटलेट्स एग्रीगेट होकर फर्दर प्लक या क्लॉट ना बन सके, जिसकी वजह से आदमी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी और सीरियस कार्डियक कंडीशंस ना हो। उसके लिए हम एंटीप्लेटलेट एजेंट दे रहे हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स भी क्या करते हैं कि ये जो अपना ब्लड प्रेशर है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट का O2 डिमांड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम होने की वजह से जो पेन है वो पेन ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। ऐसे ही हम ARBs को भी यूज कर सकते हैं, मगर हमको इसके रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। फिर हम स्टेटिन्स को भी यूज करेंगे, क्योंकि जनरली अगर किसी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गए या उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की शिकायत है, तो ये इसका जो एक मेजर कंपोनेंट है वो LDL, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम कॉमनली बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने में ज्यादा, इसका जो रेट है वो काफी ज्यादा होता है। तो हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेटिन्स कुछ ड्रग्स यूज करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल एटोरवास्टेटिन एंड लोवेस्टेटिन। इसमें 10 से 80 mg तक हम इनको यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे है, जो इसका एक 5वां स्टेप आता है यहाँ पे, जो HMG-CoA रिडक्टेज बोल के एक एंजाइम रहता है, जो एक प्रीकसर को दूसरे प्रीकसर में HMG-CoA को यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में 5th से 6th स्टेज में प्रोसेस करता है, जो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये एंजाइम है 5th से 6th स्टेज में लेके जाता है HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम बोल के, इस एंजाइम को हम कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। तो इसका ये बीच का स्टेप पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो सब्सिक्वेंट जो स्टेप है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका होने की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बन रहा है वो अब कम अमाउंट में बनना चालू हो जाएगा। जैसे ये कम अमाउंट में बनना चालू होगा तो जो ये LDL है ये भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये हमको समझने की बात है। जनरली लोवेस्टाटोन एंड एटोरवास्टेटिन को हम जनरली नाइट टाइम में देते हैं। इसके कुछ 1-2 रीजंस है। पहले तो हम नाइट टाइम में इसलिए देते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे ये रात को ज्यादा एक्टिव होता है, जब आदमी सोता है, स्लीपिंग कंडीशन में होता है, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन, रिपेयर हार्मोन निकलते हैं, तो वो टाइम पे सेल को रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो फोस्फोलिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल पाथवे नाइट को बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर हम स्टेटिन्स यूज करेंगे तो हम इस साइकिल को इफेक्टिवली टारगेट कर पाएंगे। मोर ओवर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं। मायल्जिया मतलब मसल पेन होना, मसल में दिक्कतें होना, रेप्डोमाइलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द स्केलेटन मसल। तो ये कंडीशन में क्या होता है ना कि आदमी के मसल्स में पेन होता है। अगर हम उसको सुबह दवाई दे देंगे तो दिन भर उसके बॉडी में पेन, अकड़न जकड़न ऐसा लगा रहेगा। अगर हम उसको रात को दे देंगे तो वो दवाइयां खा के सो जाएगा, तो ये जो पेन वाले साइड इफेक्ट है उसको महसूस
नहीं होंगे। इसके कुछ और साइड इफेक्ट है, जैसे ये लिवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स को बढ़ा देता है, ओकेजनली लोगों को हेडेक भी होता है, और इसकी एक नई स्टडी दिखा रहा है कि अगर हम एटोरवास्टाटिन लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये डायबिटीज मेलाइटस को इंड्यूस करा सकता है। इसका एक साइड इफेक्ट रहता है हाइपरग्लाइसेमिया। अगर हम लंबे समय तक एटोरवास्टाटिन का यूज करेंगे तो ये डायबिटीज मेलाइटस को प्रोवोक कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमको देखना जरूरी है। फिर ये तो हो गया कि हम उसको एक तरीके से कैसे मैनेज करेंगे। अगर एक्यूट कंडीशन आ गया, एकदम सीवियर कंडीशन है, आदमी एक्यूट एकदम एक्टिव चेस्ट पेन लेके आया है, तो ऐसे को हम कैसे मैनेज करेंगे। हम आदमी को कंप्लीट रेस्ट में डाल देंगे, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करनी, उसको एकदम से लेटा के पूरा रेस्ट में रख देंगे। सबलिंगुअल उसको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, जिससे रैपिडली उसका बीपी ड्रॉप हो जाएगा और उसका जो O2 है सप्लाई बढ़ जाएगा। कहाँ पे? कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स जो है ये डायलेट हो जाएंगी, तो जो कार्डियक मायोकार्डियम सेल्स है वहां पे O2 लेवल बढ़ जाएगा और इस पेन से हमको रिलीफ मिल जाएगा। फिर हम इसको हाई सप्लाई ऑक्सीजन में भी रख देंगे। हम 30% 40% ऑक्सीजन में आदमी को रख सकते हैं, और फिर हम एस्पिरिन को चालू कर देंगे ताकि इस आगे जाके प्लेटलेट एक जगह पे एग्रीगेट होके एमआई वाली सिचुएशन में प्रोवोक ना हो। एक बार ये आदमी स्टेबल होने के बाद में फिर हम उसको अच्छे से प्रॉपरली डायग्नोज करके फिर हमको कहाँ पे क्या मैनेजमेंट, ये जितने भी हमने यहाँ पे मॉडलिटीज पढ़ी, इस मॉडलिटीज के हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का मैनेजमेंट, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज का क्लास होपफुली सबको इम्पोर्टेंट लगा होगा और सबको समझ में भी आया होगा। आई विल जस्ट रिपीट इट। नॉन फार्माकोलॉजी में क्रोनिक टर्म के लिए जो भी हमने हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट हेल्थ को हेल्थी रखने के लिए मॉडिफिकेशंस करने, वो सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं। सर्जिकल मॉडलिटीज में हमारे पास दो है, बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी है और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, जहां पे हम बलून डाल के इसको वाइडन कर देते हैं, लुमेन को वाइडन कर देते हैं। फार्माकोलॉजी में नाइट्रेट्स अपना ड्रग ऑफ चॉइस है एंजाइना के लिए, फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर, फॉलोड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ चॉइस है एस इनहिबिटर, इतना कॉमनली यूज नहीं होता मगर हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टेटिन्स, जिनका बहुत अच्छा यूज है मगर हमको इसके साइड इफेक्ट के लिए देखना पड़ेगा और इनकी दोनों की देने वाली डोजिंग भी हम जनरली नोटिस करनी पड़ेगी। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप केस कलेक्ट करोगे, तो आपको जनरली ये जो स्टेटिन्स है ये नाइट टाइम पे प्रिस्क्राइब करे हुए देखे जा सकते हैं। एक्यूट कंडीशन है तो हम आदमी को कंप्लीट बेड रेस्ट में लेके चले जाएंगे। फिर उसको सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन या कोई और नाइट्रेट्स उसको दे देंगे और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आदमी स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में हम एस्पिरिन चालू करके बाकी मैनेजमेंट करते रहेंगे। सो बिफोर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास, लेट्स कंक्लूड दिस क्लास विद सम कोट ओनली। द हार्ट विस्पर्स थ्रू एंजाइना। हार्ट अपनी जो दिक्कतें है ना कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाँ, ये एंजाइना के तरीके से हमको बताना चाह रहा है कि आपके हार्ट में दिक्कत है एंड स्क्रीम्स एज ए इन्फेक्शन। अगर हमने इसका जो ये दर्द यहाँ पे नहीं समझा तो बाद में ये बढ़ के इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पे मायोकार्डियल सेल डेथ हो जाएंगी, जिसको हम एमआई सिचुएशन बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक होने के बाद में जिसको हम बेसिकली हार्ट अटैक भी बोलते हैं, जो एक बहुत मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ पे हमको इसको समझना जरूरी है और यहाँ पे हमको इसको मॉडिफाई करने की जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि अनट्रीटेड एंजाइना में प्रोसीड टू दी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो विद दिस नोट वी आर गोइंग टू कंक्लूड दी टुडेज सेशन इन दी एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि हमारा हार्ट अटैक आने का रिस्क कम रहे। हैविंग सेड दैट, हम अगले क्लास में इसके कुछ केस स्टडीज लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन चालू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास।